अब स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज जो है वो पार्टनरशिप के, इसके भी थोड़े से एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप इज करेक्ट। पार्टनरशिप के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट फॉर मोर देन अ सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन। नहीं, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करे फॉर मोर देन अ सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन। मस्ट नहीं है, ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी प्रॉफिटेबल, नहीं। व्यू ये होता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमाए इसलिए पार्टनरशिप बनती है, लेकिन मस्ट नहीं है कि प्रॉफिट ही आएगा तो वो पार्टनरशिप होगी, नहीं। अ पार्टनर कैन बी एन इंडिविजुअल लिविंग पर्सन और रजिस्टर्ड कंपनी। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी वाले पॉइंट्स में आपको हो रही होगी कंफ्यूजन, लेकिन आपने चीज याद रखनी है। जब हम नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे 7, हम पढ़ेंगे कि जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। कंपनी जो है वो डिफरेंट होती है ओनर से, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो कंपनी जो है, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, ठीक है। तो पार्टनर जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, और पार्टनर जो है वो एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसमें यही डिटेल से पढ़ेंगे कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके बाद से सारा कुछ पढ़ेंगे। तो पार्टनर कैन बी एन इंडिविजुअल लिविंग पर्सन और रजिस्टर्ड कंपनी। अ पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट फॉर मोर देन अ सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो जरूरी नहीं है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई हो उसके बाद भी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है ना। मतलब वो ये कह रहा है कि दो दो एटलीस्ट दो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो एक रजिस्टर्ड कंपनी दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकती है, सही है। फिर है, इन विच फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इज देयर अ पार्टनर दैट इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप बट डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो आपको याद होगा कि वो कौन सा पार्टनर होता था जो कि पैसे तो लगाता था लेकिन मैनेजमेंट ऑफ फर्म में जो है वो हिस्सा नहीं लेता था, ठीक है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर ऐसा होता था, ठीक है। लिमिटेड पार्टनरशिप की एक शर्त थी कि उसमें एक ऐसा पार्टनर हो जो कि पैसे लगाए लेकिन मैनेजमेंट का हिस्सा ना हो, सही है। तो ये लिमिटेड नहीं, वो तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नीचे वाला नहीं होगा? नहीं नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमने पढ़ा ही नहीं है ना। लिमिटेड पार्टनरशिप और अनलिमिटेड यानी कि जनरल पार्टनरशिप या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, जी ठीक है। दो तरह की हमने पढ़ी है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी तो भी पढ़ी ही नहीं। जनरल पार्टनरशिप में तो सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी ना। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में एक ऐसा पार्टनर होता था कि जो कि पैसा लगाता था लेकिन उसको ये मैनेजमेंट ऑफ फर्म में पार्ट नहीं, मैनेजमेंट में वो हिस्सा नहीं ले सकता था, उसको हम लिमिटेड पार्टनर बोलते थे, सही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का एक ही मतलब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना जी। जस्ट दूसरी किट है तो वर्डिंग में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो होती है ना। हमने जब पढ़ा था कि पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगी, अगर पार्टनरशिप के एसेट्स इनफ नहीं है रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बाहर के डेट्स के, तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो जनरल पार्टनरशिप में होता है। खैर, लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसा एक बंदा होता है जो कि पैसे तो लगा रहा होता है लेकिन मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा होता। उसके बाद है, एज अ मिनिमम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज इज नेसेसरी टू फॉर्म अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि मिनिमम क्या फॉर्मेलिटी चाहिए होती है आपको एक अनलिमिटेड या बेसिकली एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप को बनाने की। तो कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। एज अ मिनिमम वो पूछ रहा है कि कोई फॉर्मेलिटी, आपको हमने पढ़ा था कि कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, बस आपने दो तीन बंदों ने पार्टनरशिप करनी है तो ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ऑलरेडी 1890 को गवर्न कर रहा होता है, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जस्ट पार्टनरशिप आपने स्टार्ट करनी है तो डिस्कशन की तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि रिटर्न एग्रीमेंट अगर आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं, चाहे तो पहले कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप एक्ट की किसी प्रोविजन से सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एग्रीमेंट करें तो फिर तो आप करते थे। तो खैर, एज अ मिनिमम जस्ट एक डिसीजन ले लेना कि यार हमने बस बिजनेस स्टार्ट करना है, दो तीन बंदों ने डिसीजन लिया कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट्स इट, इट्स इनफ। नो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद, अ पार्टनर्स एक्चुअल अथॉरिटी टू बाइंड द पार्टनरशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि जो एक्चुअल अथॉरिटी होती है वो आपके जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उससे डिराइव्ड होती है। तो व्हाट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज एक्चुअल अथॉरिटी, ठीक है, जो उन्होंने एग्री किया हो कि ये आपकी अथॉरिटी होगी। बाकी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिटायरिंग पार्टनर इज करेक्ट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसके हवाले से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? नंबर वन, रिटायरिंग पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर एनी पार्टनरशिप डेट्स आफ्टर द लीव, नहीं।
जो एग्जिस्टिंग उनके होते वक्त थे उसके लिए वो लायबल हो सकते हैं, तो ये कह रहे हैं आर नॉट लायबल, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। रिटायरिंग पार्टनर्स आर लायबल ओनली फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डेट्स व्हेन दे लीव अनलेस थर्ड पार्टीज आर नोटिफाइड दैट दे हैव रिटायर्ड। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर वो कह रहा है कि वो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डेट्स हैं उनके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी जो है वो पॉसिबल है कि उनको डेट्स के लिए उस पर आफ्टर रिटायरमेंट भी डेट्स के लिए उनको आप लायबल ठहरा सकते हो अगर वो उन्होंने नोटिफाई ना किया हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, रिटायरिंग पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डेट व्हेन दे लीव। अब इसमें उसने डिटेल से बताया हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर तब भी रिस्पॉन्सिबल होगा जब वो छोड़ेंगे उन डेट्स के लिए भी, और पार्टनरशिप डेट्स जो उनके रिटायरमेंट के बाद हुए उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अनलेस अनलेस अगर वो थर्ड पार्टी को ये बता देते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, फिर वो इस सेकंड वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि रिटायरिंग पार्टनर, पहली बात तो ये कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब वो छोड़ के जाएगा, जब वो छोड़ के जाएगा उसके होते हुए जो डेट्स थे वो उसको क्लियर करने होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, नंबर वन। सेकंड, अपनी रिटायरमेंट के बाद वाले डेट्स के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन अनलेस अगर वो थर्ड पार्टी को ये बता देता है कि वो रिटायर हो गया तो फिर रिटायरमेंट के बाद वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सी जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो सी जो है आपका राइट आंसर है। बाकी है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1890 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल कॉज अ पार्टनरशिप टू बी टर्मिनेटेड। तो पार्टनरशिप जो है बेसिकली जब एक पार्टनर बैंक करप्ट हो जाए, बैंक करप्सी हो जाए, तो पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, हमने पढ़ा था विदाउट कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, बाकी कोई पार्टनरशिप कैपिटल के लॉस होने से या इनकरिंग लॉसेस से कोई हिस्सा नहीं होता। अगर एक बैंक करप्सी हो जाए, पार्टनर बैंक हो जाए, तो आपकी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद है विच ऑफ द व्हेन अ पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो जो फंड्स उसके एसेट बेच के जो पैसा मिलता है उससे सबसे पहले आप किसको पेमेंट करते हो? एक्सटर्नल डेट्स क्लियर करते हो आप सबसे पहले। उसके बाद जो पार्टनर ने लोन दिया होता है वो क्लियर कर दो। फिर उसके बाद कुछ बच जाए तो पार्टनर्स की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है यानी कि इन्वेस्टमेंट, वो वापस उन्हें मिलती है। उसके बाद भी कुछ बच जाए तो वो शेयर हो जाता है पार्टनर्स में, जिस जिस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर करते हैं तो उस हिसाब से वो भी अमाउंट शेयर हो जाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज करेक्ट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम जो है वो चैप्टर 7 में वो पढ़ेंगे, तो चैप्टर 7 के जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ना तो मैं मार्क कर देता हूँ, उसी के साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी वही वाला है, मैं यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, ये हम जब चैप्टर 7 के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे उसी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, क्योंकि किट बीबीपी की कर रहे हैं ना तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप वाले चैप्टर में ही थी। लेकिन कैप्लन में क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में है तो खैर हम उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है व्हेन फॉर्मिंग एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि जब आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी या जनरल पार्टनरशिप या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बनाते हो, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है, यस आप कर सकते हो। विच टू स्टेटमेंट्स राइट रिगार्डिंग रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आर करेक्ट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हो उसके वाले से कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? नंबर वन उसने लिखा हुआ है टर्म्स इन एग्रीमेंट ओवरराइड टर्म्स इम्प्लाइड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1890। यस, जो एग्रीमेंट में आपने टर्म्स लिखी होती हैं वो ओवरराइड होती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एक्ट 1890। हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप एक्ट 1890 की अगर आपने कोई प्रोविजन एक्सक्लूड कर दी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो वो स्टिल वैलिड होगी। सही है, आप एक ऐसा एग्रीमेंट बना सकते हो जिसमें आपने पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस को एक्सक्लूड किया हुआ है, यू कैन डू दैट। तो अगर जो टर्म्स एग्रीमेंट में लिखी हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक पार्टनरशिप एक्ट 1890 से कॉन्फ्लिक्ट करती है, हमने डिस्कस किया था, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड है रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, बस बाय लॉ उसने लिखा हुआ है तो बस यहीं से बात खत्म हो जाती है कि हमने पढ़ा था कि रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि वो तो ज्यादातर होती ही नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी होती ही नहीं है। रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो तब करते हैं जब उनको लगता हो कि यार जो पार्टनरशिप एक्ट 1890 के कुछ पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो सही नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो फिर वो कर सकते हैं, तो ये तो गलत होगी। रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ डीड, मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ डीड, नो इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटर्न, रिटर्न ही होता है खैर, लेकिन एज अ रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट है रिटर्न ही होती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डीड होना जरूरी नहीं है, रिटर्न भी हो सकती है। एक जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही होता है, तो ये
जरूर मस्ट का मतलब ये होता है कि डीड में होनी चाहिए, नहीं रिटर्न भी हो सकती है, पार्टनर्स आपस में जो है वो एग्रीमेंट करके साइन कर सकते हैं। डीड का मतलब ये है कि साइन भी करें, सिग्नेटरीज भी हों, उसके बाद एविडेंस के लिए लोग भी हों। ठीक है, तो जरूरी नहीं है इसके। अच्छा सॉरी, ये जो गलत हो गया ना, मस्ट उसने लिखा हुआ था तो जरूरी नहीं है। बाकी है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन फॉर्मेशन एंड मे बी क्रिएटेड एट एनी पॉइंट इन लाइफ ऑफ पार्टनरशिप। यस, हमने कहा था कि पार्टनरशिप तब स्टार्ट होती है जब बिजनेस स्टार्ट होता है, तो एग्रीमेंट जो है आप वो पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। ऑप्शन ए और डी क्लियर है। क्लियर है जी जी। ये भी है उस नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डेब्ट्स विल अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप लायबल फॉर। न्यू पार्टनर जो पार्टनरशिप में आएगा वो किस किस डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डेट्स, जो अभी के डेट्स हैं, ऑन द डे दे आर एडमिटेड टू पार्टनरशिप, जिस दिन वो आए थे उस दिन जब वो एडमिटेड टू, जिस दिन वो आया था उस दिन जो एग्जिस्टिंग डेट्स थे, क्या उनके लिए लायबल होगा। नहीं, उनके लिए तो लायबल नहीं होगा ना जो एग्जिस्टिंग थे, उसके आने के बाद जो होंगे उनके लिए लायबल होगा। ठीक है। ऑल पार्टनरशिप डेट्स इनकर्ड आफ्टर देयर एडमिशन टू मेंबरशिप, हाँ जब वो मेंबरशिप में आ गया उसके बाद, इनकर्ड आफ्टर देयर एडमिशन, उस दिन के बाद की जो डेट्स हैं उन सब के लिए वो लायबल हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रही है। जी जी। बाकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या, ठीक है, ये हो गए 4 सवाल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, ये हम कर लेंगे डिस्कस। उसके बाद है जब अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि जनरल पार्टनरशिप टर्मिनेट होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड ऑफ लास्ट। जो फंड्स अगर बच जाते हैं, जो सबसे लास्ट में जो है वो आप क्या देते हो। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आप जो है वो, मैंने आपको भी बताया था कि पार्टनर शेयर और पार्टनरशिप प्रॉफिट देते हो। सबसे पहले आप डेट्स देते हो बाहर के लोगों के, फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं लोन दिया हुआ है, वो आप उसको रिटर्न करते हो। उसके बाद जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो वापस होती है, उसके बाद कुछ बच जाए तो जिस हिसाब से उनका प्रॉफिट होता है उस हिसाब से वो रेजिडुअल अमाउंट शेयर होती है। तो पार्टनरशिप प्रॉफिट के हिसाब से पार्टनर शेयर आएगा सबसे लास्ट में जो है ना, ये आप उसको पे ऑफ करोगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1890 which two of the following events will terminate an unlimited liability partnership। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप जो है, उस एक्ट के तहत इनमें से कौन सी दो चीजें हैं जो कि आपकी पार्टनरशिप को जो है वो खत्म कर देती हैं। तो पार्टनर अगर आपको नोटिस दे दे तो यस, योर पार्टनरशिप इज एंड। जो टाइम एग्री था कि 2 साल के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, तो और 2 साल जब वो पूरे हो जाते हैं तो दैट्स इट, योर पार्टनरशिप इज ओवर। क्लियर है, तो इसका ये और भी है। जी जी।